देखिए, तो अब जो है ये जो सूत्र है आपका तव्यत तव्य अनीराह, तो इसने क्या बताया कि जो तव्यत तव्य और अनीयर ये तीन प्रत्यय होते हैं किससे, धातु से। तो अब हम धातु जो है एध धातु है, एध वृद्धौ धातु जो आपने पढ़ा था, तो इस धातु से हम क्या करते हैं, इस सूत्र से तव्यत तव्य अनीयर से क्या करते हैं, तव्यत प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो तव्यत और तव्य इन दोनों का हम एक ही रूप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों से एक जैसा ही रूप बनेगा, क्योंकि दोनों में तव्य ही शेष रहता है। तो तव्यत का तो इत संज्ञक हो जाएगा, तो तव्य शेष बचेगा। अब हमारा स्थिति क्या बन गई, एद प्लस तव्य बन गया। यहाँ तक क्लियर है। तव्य की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ, क्योंकि तिंग ना तो ये तिंग है और ना शित है, इस कारण से ये आर्धातुक हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो आ रहा है, क्या कहते हैं, सिद्धांत आ रहा है, जो आपको ध्यान रखना है। बार बार ये चीज़ आएगी और उसको शायद मैंने वहाँ भी बताया था, तो यहाँ से समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया था ना कि आर्धातुक का अभी कि आर्धातुक अगर होगा तो उसमें दो बातों पर हमें विचार करना होता है। एक तो हमें गुण करना होता है और दूसरा जो है इट का आगम। तो गुण तो चलिए वो तो आसान है, वो आप समझ ही जाएंगे, कर भी लेंगे। लेकिन जो इट आगम करना है वो किस पर निर्भर करेगा, क्योंकि इट आगम करने वाला सूत्र कौन सा है बताइए, एक ही तो सूत्र है वो। अर्धातुकस्य वलादे। हाँ, आर्धातु का सेठ बला दे, इससे ईट आगम होता है। तो इस सूत्र से ये सूत्र कहता है कि वलादी आर्धातुक होगा तो ईट का आगम होता है, यही कहता है ना सूत्र, है ना। यस सर। तो इसका मतलब अब यहाँ देखो जरा, आपने अगर लिख लीजिए इस चीज़ को कि एध प्लस तव्य हो गया, तो यहाँ पर ईट आगम होगा या नहीं होगा बताइए। होगा सर, क्योंकि तव्य है ना, तो वलादी है। बिल्कुल वलादी है, तो ईटागम होना चाहिए। लेकिन अब बहुत ज़रूरी बात ईटागम के करने के प्रसंग में, कि शायद मैंने बताया भी था अगर आपको ध्यान हो तो, कि कभी भी ईट आगम जो है हमें इस सूत्र को देख करके यही लगता है कि ईट आगम जो है उसका जो रीज़न बन रहा है वो प्रत्यय का वलादी होना बन रहा है, कि अगर प्रत्यय कोई वलादी होगा तो ईटागम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा ईटागम, यही तो बन रहा है ना, है ना। परंतु यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि प्रत्यय को तो देखना ही है कि ईटागम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि प्रकृति को भी देखना है। अर्थात जिस धातु से आप ईटागम करने जा रहे हैं उस धातु को भी देखना है कि धातु का क्या नेचर है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इट जो होता है वो धातु को मान करके होता है, मतलब धातु डिसाइड करेगा कि इट होगा या नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि धातु ही केवल डिसाइड करता हो, मतलब धातु का भी पूरा पूरा रोल है उसमें इट आगम होने में या ना होने में। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि तीन प्रकार की धातुएं होती हैं। जिन धातुओं से इटागम होता है वो सेट धातुएं कहलाती हैं, आपने सुना भी होगा, बताया भी था मैंने आपको। और जिन धातुओं से इटागम नहीं होता वो अनिट धातु कहलाती हैं, और जिनसे वैकल्पिक इट होता है उसको क्या कहते हैं, वेट धातु कहते हैं। ये बताया था ना, याद आया? हाँ, बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इस बात का डिसीजन जो है वो कैसे होगा, तो धातु को देख करके कि धातु हमारी सेट धातु है कि अनिट धातु है कि वेट धातु है। तो वेट तो यहाँ अधिकतर यहाँ नहीं आएगा, सेट या अनिट में से आएगा। हाँ जी बताइए। तो यहाँ तक सिचुएशन क्यों आया? हम प्रत्यय को देख के क्यों नहीं लगा पा रहे हैं सर? क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि प्रत्यय भी जिम्मेदार है ईट लाने में, परंतु केवल प्रत्यय ही ईट लाने में जिम्मेदार हो ऐसा नहीं है, बल्कि धातु भी उतना ही महत्वपूर्ण या जिम्मेदार है ईट लाने में। क्योंकि अभी बताया ना धातु तीन प्रकार के होते हैं, इसीलिए हमें दोनों को देखना है। अगर धातु हमारी सेठ धातु है और प्रत्यय भी हमारा वलादी है तब तो ईट आगम होगा। और अगर उन दोनों में से किस कोई पीछे हट गया, पीछे हट गया मतलब कि उसमें कंडीशन नहीं है, अर्थात मान लो धातु अनिट हो और प्रत्यय हमारा वलादी हो, तो फिर होते हुए भी, प्रत्यय के वलादी होते हुए भी ईट आगम नहीं होगा। समझ गए बात? दोनों का मतलब इट आगम होने के लिए कंडीशन बद्ध होना जरूरी है। मतलब धातु को भी सेठ धातु होना चाहिए और प्रत्यय को भी वलादी होना चाहिए। वलादी नहीं होगा तो, वलादी नहीं होगा तब तो इट आगम की बात ही नहीं होगी, है ना।
यस ठीक सर। है। और धातु पर तो मतलब एक एक बात हो गई यहाँ पर, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रत्यय पर तो इतना डिसाइड है कि प्रत्यय हमारा वलादी होना चाहिए। तब हम देखेंगे कि धातु सेट है या अनिट है ना, उसी से डिसाइड होगा। मतलब फाइनल जो वो है कह लीजिए अधिकार, वो धातु को ही है डिसीजन लेने का कि इट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वलादी मतलब प्रत्यय होगा, वलादी आर्धातुक होगा, तब हम ईटागम की तरफ प्रवृत्त होंगे। क्योंकि वलादी अगर नहीं होगा तो ईटागम की तरफ प्रवृत्त ही नहीं होंगे, और अगर ईटागम की तरफ प्रवृत्त नहीं हुए तो फिर धातु को तो देखने का कोई बनता ही नहीं है औचित्य। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, अब तो ये आपके पहले मन हम क्यों में नहीं देख रहे थे धातु को? क्या चीज़? पहले तिगंत वाले में क्यों नहीं देख रहे थे हम लोग धातु को, सिर्फ प्रत्यय को देख के मानते जा रहे थे? नहीं, वहाँ भी देख रहे थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने मेरे साथ कितना लगभग उस पोर्शन तक आप पहुँचे ही नहीं थे, है ना। मतलब वहाँ सिद्धांत कौमुदी में जो आप जाओगे तो वहाँ जितने भी हमने धातुएं पढ़ी हैं वो लगभग हमने उसमें सेठ धातुएं या इस तरह की पढ़ी थी। और ये बात वहाँ मैंने उल्लेख भी किया था, आपको बताया भी हाँ था सर। कि वहाँ कारिका के अंतर्गत दिया भी गया है कि कौन से जो है सेठ धातुएं हैं, कौन सी अनिट धातुएं हैं, उसका पूरा कारिका सहित उसमें विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है। तो वो आया वहाँ भी था, ऐसा नहीं था। और आगे अगर हम बढ़ते तो ये बात ज़रूर और विस्तार से आती, और मैं बार बार आपको ये बात बताता, पर हम उसमें कर नहीं पाए, आगे जा नहीं पाए, इसीलिए। ठीक है। तो अभी मैं पीछे सृष्टि जी से ही बात कर रहा था उसी कोर्स को लेकर के, कि यही होता है कि काफ़ी बड़ा मतलब वो है सिलेबस, तो उसको करा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक छोटा कोर्स जो है मैंने मतलब लॉन्च किया था अभी पीछे, तो वो बच्चों के लिए, ताकि क्योंकि शब्द रूपों में और धातु रूपों में बहुत कन्फ्यूज़न या दिक्कत आती है उतना सारा, मतलब कह लीजिए, और ख़ास करके धातु रूपों में तो और भी ज़्यादा। शब्द रूप तो चलिए थोड़े सीमित भी हैं, लेकिन धातु रूपों में तो इतने सारे लकार, फिर वैरायटी बहुत है ना। मतलब मैंने आपको एक दिन शायद याद होगा तो दिखाया भी था या बताया भी था ना कि 360 तक के रूप बन जाते हैं ना, टोटल एक पूरा गोला ही बन जाता है 360 डिग्री का, ऐसा ही है। यस। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई भी थी, बताई भी थी। तो इसीलिए उसको करने का एक तरीका है, वो अगर तरीका एक बार समझ लिया जाए, वो ट्रिक एक तरह से कह लीजिए कि हमें क्या क्या देखना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को फॉलो कर लिया जाए और एक बार बिठा लिया जाए दिमाग में, तो आसानी से हम फिर सभी धातु रूप आसानी से बना सकते हैं ना। तो वो बहुत अच्छा है, वो 1 महीने का ही है लगभग, तो उसको अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो कहाँ थी हमारी बात? हाँ, तो यहाँ पर ईटागम होगा यहाँ पे। जी हाँ। तो अब आपके मन में शायद एक एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, तो उसका मैं अभी नहीं जवाब दूंगा, अभी आगे दे दूंगा आपको। मैं सवाल दो मतलब वो रख देता हूँ आपके सामने। सवाल ये है कि मतलब वैसे उसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ, फिर भी कि फिर हम कैसे ये बात कैसे पता करेंगे कि कौन सी धातु से ईट होगा, कौन सी धातु से नहीं होगा, मतलब कौन सी धातु सेठ है, कौन सी अनिट है। तो उसके लिए आपने कारिकाएँ पढ़ी हुई है, परंतु अभी मैं बाद में इस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम इस पर। तो यहाँ पर जो है धातु हमारी अनिट, तो हाँ, तव्यत आर्धातुकम शेष से आर्धातु संज्ञा हो गई, तो धातु अनिट नहीं है, तो अतः क्या हो जाएगा, आर्धातुक का सेठ वलादत से ईटागम हो जाएगा। तो हमारा स्थिति क्या बन जाएगी, एध, बीच में ईटा आ गया, ई और तव्यत, तव्यत का तव्य शेष रह गया, तो ई एध, ई और तव्य, ये 3 बन गए। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। हाँ। अब इन सबको जोड़ दीजिए सीधा सीधा, तो क्या बन जाएगा, एध में ध में तो हलंत लगा है, पता ही है आपको, है ना। और हाँ सर। उसके बाद एधितव्य, ऐसा बन जाएगा ना, बना लोगे? हम्म। अब यहाँ पर जो है एधितव्य जैसे ही बन गया, तो तव्य जो है वो कृत प्रत्यय है, अतः यह जो शब्द बना है हमारा एधितव्य, ये हमारा कृदंत हो गया। हो गया ना कृदंत, बोलिए। यस सर। हाँ, क्योंकि तव्यत जो प्रत्यय था वो क्या था, वो कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय इस शब्द के अंत में आ रहा है, तो इसीलिए हाँ। जब कृत अंत में आ जाए कृदंत। तो उसको कृदंत कहते हैं। ठीक है। और जैसे ही ये कृदंत हुआ या कृदंत बना, तो अब यहाँ पर कृतधित समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और फिर हमारा सुविभक्ति आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि एध जो धातु है वो वृद्धि अर्थ में है ना, और क्या है, अकर्मक धातु है। ये बात मैंने वहाँ एध पढ़ाते हुए भी बताया था आपको। ठीक है। यस सर। एध धातु क्या है, अकर्मक है। तो यहाँ पर जो हम तव्यत प्रत्यय लाए हैं वो भाव में आएगा कि कर्म में आएगा, बताइए। भाव में। हाँ, क्यों आया भाव में, क्योंकि धातु हमारी अकर्मक है। क्लियर है इतनी अकर्मक बात? है जी। हाँ। तो अब इसीलिए जैसे ही हमारा धातु जो है भाव में आया, तो भाव में होने के कारण अब इसका लिंग क्या हो जाएगा इस शब्द का, बताइए।
नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर जो है, अब इसमें हम जो भी कुछ करेंगे, इस पर मतलब नियम लागू करेंगे, वो नपुंसक के सारे नियम लागू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारा शब्द बना है एधितव्य, तो ये हमारा अजंत शब्द बना। ठीक है, और अजंत में अब हमने डिसीजन लेना था कि कौन से लिंग में जाए, तो तब डिसीजन हमें मिला कि क्योंकि भाव में गया है, इस कारण से नपुंसक में चला गया। तो ये हमारा चला गया किस कैटेगरी में, तो अजंत नपुंसक लिंग वाले चैप्टर में चला गया, या उसके रूल उठ करके अब यहाँ लगने लगेंगे। इतनी बात क्लियर है ना। फिर जी क्या सर। अजंत वाला चीज नहीं समझ आया। मतलब हमारा जो शब्द बना है, क्योंकि आपको पता है ना, जो 6 चैप्टर आपने पढ़े हैं वहाँ पर, सुबंत वाले में पढ़े हैं ना, 6 चैप्टर है वहाँ पर। हाँ सर। अजंत के 3 चैप्टर और हलंत के 3 चैप्टर है ना। तो अब हमें हाँ ये सर। डिसीजन लेना था कि इसके शब्द रूप बनाने हैं। तो शब्द रूप बनाने के लिए हमें पहले लिंग डिसीजन करना पड़ेगा कि कौन सा लिंग होगा। तो उससे पहले हमने शब्द देखा क्या, कि हमारा एधितव्य है। तो पहले तो ये डिसीजन किया कि ये अजंत शब्द है कि मतलब हलंत शब्द है। तो पता चला कि ये तो अजंत शब्द है, अजंत। क्योंकि एधितव्य है, अ है लास्ट में, है ना। तो अजंत हाँ। शब्द के अंतर्गत, और तब हमने मतलब डिसीजन लिया क्योंकि ये भाव में हुआ था, इस कारण से इसका लिंग हमारा नपुंसक हो जाएगा। तो हमारा ये चला गया अजंत नपुंसक में। ठीक है, हाँ सर। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि अब इस पर जो है ना, सारे रूल अजंत नपुंसक के लगेंगे। ऐसा नहीं कि अजंत पुल्लिंग वाले, राम वाले रूल लगेंगे। दिखने में ये राम जैसा लग रहा है, मतलब क्योंकि अ है ना इसके लास्ट में, जैसे राम में अ होता है, परंतु ये पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक है, इसीलिए मैंने ये बात कही। ठीक है ना। सर भाव वाले नपुंसक में आए, हाँ, कर्म वाले किस में जाएंगे। उसके लिए बताया ना मैंने आपको कि वो दोनों में चले सकल। जाते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। लेकिन ये डिसीजन मतलब दोनों रूप बनते हैं उसके। और ये डिसीजन कब अच्छा। कैसे पता चलेगा कि कब पुल्लिंग होगा कब नपुंसक, तो वाक्य विशेष। में विशेष्य को देख करके। अभी मैं वो बात अभी आप आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक कितनी बात क्लियर हो गई। तो एधितव्य जो है आपका, इसकी कृतध्य समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुविभक्ति आ गया, और नपुंसक लिंग होने के कारण अब यहाँ पर सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अतो अम, यह सूत्र लग जाएगा। तो अगर आपके पास लघु सिद्धांत हो, तो आप चाहें तो अजंत नपुंसक लिंग खोल सकते हैं, उसका पहला ही सूत्र है अतो अम। ठीक है, और नहीं तो आप सीधा सीधा इस बात को भी समझ सकते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर आपने फल शब्द सुना हो, फल शब्द के रूप जो बनते हैं, या ज्ञान शब्द के जो रूप बनते हैं, तो वो कैसे रूप बनते हैं उसके, फलम फले फलानी बनता है ना ऐसे, क्यों। हम्म। हाँ, तो उसी तरह इसके रूप बनेंगे, मतलब उस पर वही वाले रूल लगेंगे जो फल पर लगते हैं। समझ गए। ये जी सर। सर। तो अब यहाँ सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। और जब अम हो गया, तो हमारा सूत्र लग जाएगा अमी पूर्वा। अमी पूर्वा आपने राम वाले पोर्शन में ही पढ़ा हुआ है। तो अम आ गया ना, जी सर। क्योंकि तो पूर्व रूप होकर के ज्ञानम की तरह हमारा एधितव्यम बन जाएगा रूप। ओके, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो एधितव्यम बन गया हमारा। अब यहाँ भाव अर्थ में प्रत्यय होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा। मतलब बाकी जो कह लीजिए रूप हैं वो एक मिनट। हाँ हाँ, अच्छा एक बात बता दूं आपको, एद धातु का क्या अर्थ होता है। बढ़ना। हाँ, बढ़ना। तो इसीलिए एधितव्यम, क्योंकि तव्यत प्रत्यय का क्या अर्थ था, सत्तव्य। तव्यत का जो हिंदी में अर्थ है, चाहो तो वो नोट भी कर हम्म। सकते हैं आप। तव्यत, तव्य हम्म। और अनियर, इन तीनों का ही कह लीजिए चाहिए, ऐसा अर्थ है। ठीक है। हम्म। हाँ, या बढ़ना फिर हम ऐसा चाहिए। कह सकते हैं कि योग्य, योग्य अर्थ भी कह सकते हैं ऐसा। ठीक है ना। तो बढ़ना चाहिए, है ना, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हाँ। हाँ हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर ये जो एधितव्यम हमने बनाया है ना, तो वो हम्म। हमारा ना एधितव्यम क्योंकि भाव में बना है, तो मतलब एक हम्म। तरह से नपुंसक लिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर ये भाववाची की क्रिया है। ये क्या है। क्रिया। आप पाँच की हाँ, क्रिया। 3 तरह की वाच्य होते हैं ना, आपको बताया था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम्म। तो भाववाच्य में जो क्रियापद यूज करते हैं, जैसे पढ़ना चाहिए, तो हम्म। एधितव्यम जो हम यूज कर रहे हैं, वो केवल और केवल क्या होगा,
आपका प्रथम पुरुष का एक वचन का ही बनेगा, बाकी सारे रूप नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको शायद पता हो कि भाववाच्य में हमेशा नित्य कह लीजिए कि क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया प्रयोग होती है, बाकी कोई और बनता ही नहीं है उसका। चाहे कर्ता हमारा बहुवचन ही क्यों ना हो, फिर भी उसमें क्रिया हमेशा एक वचन ही रहती है, प्रथम पुरुष एक वचन, जो कि ये आपका एधितव्यम बन रहा है। ठीक है ना। तो इसके बाकी सारे रूप नहीं बनेंगे, केवल एधितव्यम ही रहेगा। तो जैसे अगर हम इसको अगर वाक्य के उदाहरण के द्वारा देखें तो तेन एधितव्यम, ताभ्याम एधितव्यम, तैः एधितव्यम। इसका मतलब ये हुआ कि नपुंसक था ये, और सारे रूप जो हैं इसके वो क्या हो गए, एक जैसा ही बना। मतलब चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो, चाहे कोई और अन्य विभक्ति में हो, लेकिन सबके साथ एधितव्यम ही आएगा। जैसे अभी मैंने वाक्य बोले ना आपको कि तेन एधितव्यम, ताभ्याम एधितव्यम, तैः एधितव्यम, या त्वया एधितव्यम, या युवाभ्याम एधितव्यम, युष्माभि एधितव्यम, मया एधितव्यम, आवाभ्याम एधितव्यम, अस्माभि एधितव्यम। ठीक है, ओके। जी सर। इसी प्रकार सभी भावार्थक कृत प्रत्ययों के विषय में समझना चाहिए। ये चीज़ नोट कर लीजिए या समझ लीजिए क्या, कि भाववाचक मतलब भाव में जब भी कोई प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय, तो उनमें क्या होगा, उनमें एक ही रूप बनेगा, और वो सबके साथ मतलब कर्ता बदल भी जाएंगे तब भी वो एक ही बनता रहेगा या एक ही बनेगा बस, और बाकी सारे रूप नहीं बनेंगे। ठीक है ना। जब हम उसमें जो कर्म और कर्ता वाला जब बनाएंगे, या कह लीजिए कर्म में जब बनेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रूप बनेंगे वहाँ पर, लेकिन इसमें तो एक ही रूप बनेगा। ओके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ ठीक है। बताया। अब हमारा ये तो हो गया तव्यत प्रत्यय का उदाहरण, एधितव्यम हमने बना लिया। अब दूसरा जो हमारा प्रत्यय था, क्योंकि तव्यत और तव्य दोनों का एक जैसा बनेगा, तो एधितव्यम ही बन जाएगा, चाहे वो तव्यत से बने चाहे तव्यम से बने। ठीक है। और तीसरा जो प्रत्यय है आपका वो है अनियर प्रत्यय। तो तव्य तव्य अनियर, इस सूत्र से अनियर प्रत्यय हो जाएगा, तो एध प्लस अनियर हो गया। अब र की संज्ञा ये तो पता ही है आपको, तो अनीय बच जाएगा। क्या बचेगा इसमें, इस प्रत्यय में अनीय बचेगा, तो एध प्लस अनीय हो गया। अब अनी की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, ये सब पता ही है आपको। अनीय जो है वो वलादी नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा, अनीय जो प्रत्यय है वो क्या है, वलादी नहीं है, आजादी। इसीलिए आर्धातुक कस्टेड वलादे इस सूत्र की बात ही नहीं आएगी, मतलब ये लगेगा ही नहीं, तो ईटागम नहीं होगा। तो एध प्लस अनीय हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एधनीय बन गया। अब यहाँ कृदंत होने से कृतधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुविभक्ति आ जाएगी। नपुंसक लिंग होने के कारण सु के स्थान पर अतो अम सूत्र के द्वारा अम आदेश हो जाएगा, और अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के ज्ञानम की तरह हमारा एध नियम बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब भाव में प्रत्यय होने के कारण नपुंसक लिंग और एक वचन मात्र होगा, बाकी सारे रूप नहीं बनेंगे। यह भी एक क्रिया का ही रूप है, इसीलिए एध धातु से वृद्धि होना, ऐसे अर्थ में एध नियम या बढ़ना चाहिए, इस ऐसा अर्थ लिया जाएगा। इसका भी कर्ता अनुक्त होगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि भाववाच्य में रूल यही होता है ना कि कर्ता हमारा तृतीयांत होता है, अर्थात तृतीया विभक्ति लगी होती है ना, और कर्म होता नहीं है, और क्रिया जो है वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होता है। ओके, यस सर। जी। तो ये हो गया। अब इसी तरह जो है, अब हम एक दूसरी धातु से देखते हैं जो कि हमारी चीय चयने धातु है। तो अभी हमने पीछे अकर्मक धातु से देखा, अब हम सकर्मक धातु से देखने जा रहे हैं रूप बना करके। तो सकर्मक धातु है ची चयने, तो ची में यों की संज्ञा हो जाती है, ची धातु बचता है। क्या बचता है, ची। जी। तो ची चयने का मतलब चयन करना, इस अर्थ में ये धातु आती है, संग्रह करना इस अर्थ में। अब यहाँ पर जो है ची प्लस तव्यत हो जाएगा, तव्यत या तव्य दोनों रख सकते हैं आप। धातु क्या थी? ची चयने मतलब चीय चयने है, लिख के बताऊं क्या। हाँ सर। हाँ ऐसे है धातु, देखिए एक मिनट। चीय ये धातु और ये सर जंत भी तो है धातु। नहीं, बता रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ। मूल धातु ऐसी है इसमें, और अंतिम वर्ण की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारा धातु बचेगा ची। ठीक है ना, अनुबंध लोप करने पर ची बचेगा। ओके, क्लियर है।
यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है आपका ची बचा। अब ची से हमने तव्यत लगाया। तव्य की तव्य जो है उसकी आर्धातुक संज्ञा। ची के इकार को अब क्या हो जाएगा, सार्वधातुक आर्धातुकों से गुण हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये बात गुण वाली बात वहाँ क्यों नहीं उठी थी, जो अभी हमने पीछे पढ़ा एध धातु से जब हमने तव्यत किया था, तो वहाँ क्यों नहीं उठी थी ये बात? यहाँ पे हलंत था, यहाँ पे अजंत है। क्या चीज? अच्छा धातु। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और अगर मैं ये कहूँ कि जब हमने इट कर दिया तो ए धी, धी में ई जुड़ गया ना, इट वाला जो ई था, और उसको मान करके तब तो वो अजंत हो ही गया ना, तो कर सकते थे ना उसको गुण, क्यों नहीं किया फिर? नहीं किया। सोचो, याद करो, मैंने पीछे बताया था आपको ये बात, आपने काशिका में पढ़ा था, और बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, बहुत विस्तार से। नहीं याद है? सर यहाँ पे, हाँ सर सर, हाँ बोलिए। एज में एक अच है, ए में एक है पूरा, मतलब कभी ई बोल रहा है। मतलब समझे क्या, मैं स्थिति बता दूं आपको। जो हमने ए धी किया, धी मतलब जो इट वाला ई करके और उसको ध में जोड़ दिया, तो ए धी बन गया, प्लस तव्य था, तो तव्य हमारा आर्धातुक है, तो यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक ऐसे गुण हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आर्धातुक प्रत्यय पर में है, और इधर हमारा क्या है, तो वे है, तो वो इगंतंग है। हाँ, वहाँ सार्वधातुक आर्धातुक में कहते हैं ना इगंतंग, तो इगंतंग भी है, तो हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, बोलिए। ये प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, बताऊं फिर से, बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, सर थोड़ा फास्ट जा रहा है। अच्छा फास्ट जा रहा है, देखो मैं स्थिति बताता हूँ आपको। मेन जो है वो क्या है, ऐसी स्थिति है कि तव्य कहाँ गया, ए धी है ना, तो ए धी, एक मिनट, ए धी, हाँ, तो ये भी इक से अंत हो रहा है, तो ये भी इगंत है, एधी। हाँ बिल्कुल। और हमारा और फिर क्या यहाँ है, ची भी है। तव्य, तव्य तव्य हाँ देखो इस स्थिति में जो है एधी प्लस तव्य में, मैं पीछे की बात बता रहा हूँ, अभी ची पर नहीं गया हूँ मैं, ची पर अभी आ रहा हूँ। मैं आपको समझाने के लिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको डाउट्स दूर हो जाए, कि जब हमने एधी प्लस तव्य किया, जो मैसेज भेजा मैंने, देखो उसमें लिखा है ना। जी हाँ सर। सर। हाँ, तो इसमें एधी में इगंतंग है ना, हाँ सर। जी और इधर तव्य है, तो आर्धातुक है, तो आर्धातुक प्रत्यय हाँ परे सर, रहने पर इगंतंग को गुण हो जाना चाहिए ना, तो गुण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे धातु का इगंत नहीं, इक नहीं है, ये है इट का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही बात मैंने उस लेकिन दिन ची समझाई थी। वाला जो, हाँ हाँ समझ गए, सर। ये बात याद है ना, हाँ उस दिन सर। समझाई थी मैंने वो काशिका सर पढ़ते हुए। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आंसर तो अच्छा पता अच्छा, होता है। ठीक 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 ठीक, चलिए, आपको समझ में आया सृष्टि जी? जी सर। ठीक है, तो तो अब यहाँ पर ची में जो ई है वो उस धातु का ई है ना, तो इसीलिए वो ईगंतंग है। तो क्योंकि वो वहाँ पर जो ई दिख रहा था वो ईट वाला था, और ईट वाले ई को गुण करने का निषेध किया गया है, किसमें, आपने सूत्र पढ़ा हुआ है वहाँ, मैंने बताया भी था, ठीक है। चलिए, कहाँ गया अब, हाँ, तो अब ची प्लस अनीय हो गया, और इसको क्या करेंगे हम, ची प्लस अनीय में तो ची नहीं, में ई है, उसको गुण कर नहीं देंगे। सर, तब तव्य चल रहा था ना। नहीं, तव्य वाला हो गया, वो तो मैंने पीछे इसलिए उठा कर अच्छा, लाया था कि आपके डाउट्स को दूर कर दूं, तो वो तो हो ठीक है। चुका है। तो ये चीज़ से हमने अच्छा हाँ, अनियत। तव्य नहीं, अनियर वाला नहीं, तव्य ही चल रहा था, चलो वो बना लो पहले। तो जो भी है उसमें ची को क्या करेंगे, गुण कर देंगे, तो ची को गुण क्या हो जाएगा, ई को गुण करेंगे तो ची, ए ए, हो जाएगा, चे। हाँ, तो चे हो जाएगा, और तव्य जोड़ दीजिए तो चे तव्य, ऐसा बन जाएगा ना। हम्म, अब इसकी जी सर। प्रातिपदिक संज्ञा जी हो जाएगी, क्योंकि इसके कृत प्रत्यय अंत में है, इसीलिए कृदंत हो गया, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो करके और इससे सु लाएंगे, और सु का क्या हो जाएगा, अनुबंध लोप, मतलब ऊ की संज्ञा, और रुत्व विसर्ग करने पर विसर्ग हो जाएगा, तो चेतव्य बन गया। अब इसमें एक प्रश्न आपको आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पर सु को हम क्यों नहीं हुआ? हम्म, हाँ सर।
पीछे तो हो गया था अभी हाँ एधितव्यम में। सर, क्योंकि सर ये नपुंसक में नहीं जा रहा, नहीं बन हाँ रहा ना। हाँ हाँ, और नपुंसक में क्यों नहीं जा रहा? हम्म, क्योंकि क्योंकि धातु भाव हमारी नहीं है, भाव नहीं है। नहीं क्योंकि देखिए, अकर्मक नहीं है। हाँ क्योंकि देखो धातु सकर्मक है, तो इस कारण से जो हाँ, प्रत्यय आएगा इससे वो किस में जाएगा? कर्म में। कर्म में कर्म में। जाएगा, और भाव में जाएगा नहीं, है ना। और कर्ता की तो बात ही हम्म, नहीं है, वो तो अभी आएगा ही नहीं, है ना। तो ये किस में चला? कर्म गया, और कर्म में जैसे ही गया तो फिर क्या हो जाएगा? इस पर जो रूल होंगे वो आपका पुल्लिंग कर्ता। वाले हाँ लग जाएगा फिर आप, है ना। ये देखेंगे। तो इसका सु हम्म, का ऋतु विसर्ग होकर के जैसे रामा बनाते हैं वैसे आपका चेतव्य बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जी ये सर। सर। हाँ। अब जब अनियर करेंगे तो अनियर में आपका अनिय बचेगा, ची को फिर से गुण हो जाएगा, ई को ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चे प्लस अनिय। जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा कि चे में जो हमने गुण किया, ए किया, उसके बाद अच है ना, अच अनिय का। हम्म, हाँ, तो जैसे ही उसने ए के बाद अच दिखाई दिया, तुरंत ही अयादि संधि आ गई, पकड़ लिया इसको। अब जो है अयादेश कर देगा, तो ए को क्या हो जाएगा? अयादेश हो जाएगा ना, और हाँ सर। बन जाएगा हमारा चयनीय। क्या बन जाएगा? चैन्य। चयनीय। हाँ, और विसर्ग मतलब वो सु ला करके और विसर्ग कर देंगे जैसे रामा में किया था वैसे ही, तो बन जाएगा हमारा चयनीय। ठीक है। यहाँ पर कर्म अर्थ में क्या हुआ? प्रत्यय हुआ, अतः चेतव्य आदि कर्म के विशेषण होते हैं। ठीक है ना, चेतव्य आदि जो हैं वो कर्म के विशेषण होते हैं, अर्थात कर्म जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में है ये भी वैसे ही होते हैं, जैसे त्वया धर्मः चेतव्यः। ठीक है। इस वाक्य में धर्म शब्द कर्म संज्ञक है और वह पुल्लिंग प्रथमा एक वचनांत है, अतः चेतव्य भी और चयनीय भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचनांत बन गए। और भाव अर्थ में प्रत्यय होगा तो नपुंसक लिंग और एक वचन ही होगा, और कर्म अर्थ में प्रत्यय होगा तो कर्म जिस लिंग, विभक्ति और वचन का होगा उसमें हमारा कृत्य प्रत्यांत क्रियापद भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का ही होता है। ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूँ, तो ये मैंने दोहराया ही है, कह लीजिए। अब इस बात सर, में कुछ, हाँ बोलिए। तो यहाँ तो फिर वो भी तो बनेंगे ना, स्त्रीलिंग कैसे नहीं होंगे, पुल्लिंग ही क्यों होंगे? हाँ, स्त्रीलिंग भी बन रहे हैं, तो वो उसके लिए मना थोड़ी किया गया है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा। देखिए, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों बनेंगे, तो वो हमारा डिपेंड करता है कैसा विशेषण है हमारा, मतलब विशेष्य कैसा है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण जो दिया मैंने अभी कि त्वया धर्मः चेतव्यः, तो यहाँ जो धर्म था ना ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है, इसीलिए चेतव्य हमारा पुल्लिंग प्रयोग हुआ, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, संस्कृत में ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ कि जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण होता है। मतलब क्या? विशेषण होता है। अर्थात जैसा विशेष्य का लिंग, विभक्ति, वचन होता है वैसा ही विशेषण का भी लिंग, विभक्ति और वचन होता है, एज इट इज, सेम टू सेम। ठीक है। हम्म, ये बात अगर आपने समझ ली तो आपको श्लोकों को समझने में बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया इनके अतिरिक्त कुछ एक आध को छोड़ करके, क्योंकि वो अगर कारक में जाएंगे तो बाकी सारे शब्द जो हैं वो सारे विशेषण ही रहते हैं। तो आप श्लोक को अगर समझना चाहते हो अच्छे से तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको, तभी ये बात अच्छे से समझ में आएगी आपको। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। तो अब हम इस बात को देख लेते हैं एक उदाहरण से। एक इसमें है, देखो मैं वाक्य बोलता हूँ उसमें देखिएगा, आप समझ जाओगे आप। तेन पुष्पम चेतव्यम। ठीक है। तेन पुष्पम चेतव्यम, यहाँ चेतव्यम क्यों आया? बोलिए। सर भावार्थ की वजह से। नहीं, कर्म ही है। चेतव्यम। मेन कारण बताओ, मतलब जो सिंपल दिख रहा है यहाँ पर, तेन पुष्पम चेतव्यम। हाँ, क्योंकि पुष्प को एज अ पुल्लिंग लिया गया है। पुल्लिंग नहीं, तेन। नपुंसक ना, पुष्पम, अच्छा, हाँ ठीक है। तभी चेतव्यम तो हुआ ना। चे सर, चे तो नपुंसक में कैसे? अच्छा, कर्म वाले भी नपुंसक में बनेंगे। रुको एक मिनट, चेतव्यम,
क्योंकि कर्म सकर्मक है भाव ना में, चेतो जी। भाव में। जस्ट तेन ताभ्याम। चेतव्यम। हाँ, इससे यहाँ पर शायद दोनों रूप बन रहे हैं क्या? भाव में चेतव्य, शायद ये सकर्मक। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन इसमें तो दिया हुआ है चेतव्यम। पुष्पम तो आपका, हाँ तो ये हो सकता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नपुंसक नहीं है, ये उसका है। अब देखो मैं एक बात और बता दूं इम्पोर्टेंट, ताकि आपको भी पता चले ये बात। देखो यहाँ लगने दिखने में लग रहा है ना आपको भी, कि जैसे पुष्पम है ये नपुंसक लिंग है, और चेतव्यम है ये भी नपुंसक लिंग है, ऐसा लग रहा है ना दिखने में? क्यों? जी। ये लेकिन सर लेकिन ची धातु ही तो नहीं है ना भाव। हाँ, अभी वही 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 क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एक्चुअली में, क्योंकि मैंने भी देखा तो एकदम से अचानक देखा तो इसीलिए लगा मुझे। लेकिन एक्चुअली में जैसे मान लो यहाँ पर ये ठीक ऐसे ही है, जैसे आपको रामम दिखता, तो रामम दिखने में कैसा लग रहा है आपको? पुल्लिंग। नहीं, दिखने में कैसा लग रहा है रामम? अगर जैसे नपुंसक। लग रहा है ना, पर है तो नहीं ना। नहीं सर। एक्चुअली वो कहाँ का है? पुल्लिंग का। पुल्लिंग का द्वितीया का एक वचन है। अब समझे? हाँ। तो ये जो आपको पुष्पम दिख रहा है ये द्वितीया का है, और इस कारण से यहाँ पर जो चेतव्यम है वो हमारा द्वितीया का एक वचन बना है। समझे? नहीं तो समझे। है तो पुल्लिंग ही, हाँ ठीक मतलब है। हाँ, लेकिन वो है द्वितीया का एक वचन, जैसे रामम होता है इसीलिए वैसे। पुष्पम हाँ। अच्छा। हाँ इसीलिए, ठीक है। तो ओके। वो था थोड़ा कंफ्यूजन सा, इसीलिए। अब जैसे देखो ताभ्याम पुष्पम चेतव्यम, है ना? तो यहाँ ना कर्ता हम्म। बदल रहे हैं। पिछले वाले में था तेन, अब आ गया हम्म। ताभ्याम। लेकिन क्योंकि पुष्पम एज इट इज है तो इसीलिए चेतव्यम भी एज इट इज रहा, ठीक है ना? तो हम्म। कर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसा कर्म वैसा वैसा वो चल रहा है। तो ताभ्याम पुष्पम चेतव्यम, इसी तरह तैः पुष्पम चेतव्यम, ठीक है। ये तो हो गए ऊपर के रूप। अब एक और देखते हैं, तेन पुष्पे चेतव्ये। अब देखो यहाँ तेन पुष्पे चेतव्ये, तो यहाँ पुष्पे जो है वो सप्तमी विभक्ति हो गया, तो इसीलिए चेतव्य भी क्या चला गया? सप्तमी विभक्ति चला गया, सप्तमी। ठीक है। इस क्योंकि जी। देख रहे हो ना, विशेष मतलब विशेष्य बदलेंगे तो विशेषण भी बदल जाएगा। अभी बताया था ना आपको हम्म। कि जैसा विशेष्य का लिंग वचन विभक्ति होगी, वही विशेषण का भी लिंग वचन विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना? तो वही उसी तो को वो सर फॉलो कर रहा है जी। क्वेश्चन क्या था सर, ये कि ये हम कृदंत वाला शब्द रूप नहीं बनाते हैं, हम बेसिकली वो देखते हैं पहले कि कर्ता किस रूप में है और उसके हिसाब से पुरुष और वचन निर्धारित होता है इसका। देखिए यहाँ पर जो भी शब्द निर्मित होंगे ना कृदंत में, एक्चुअली में दो ही तरह के हाँ। शब्द निर्मित होते हैं। वो होते हैं या तो वो क्रिया विशेषण होते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर विशेषण ही होते हैं। तो विशेषण होंगे तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, है ना? और अगर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण होंगे। तो क्रिया विशेषण बहुत कम बनते हैं, जैसे पीछे जो हमने बनाया था ना अभी एधितव्यम वाला, तो उसमें वो क्रिया विशेषण के रूप में आया था, क्रिया के रूप में था ना वहाँ, चुनना मतलब वो क्या था, वो बढ़ना चाहिए, है ना? तो बढ़ना चाहिए तो क्रिया के रूप में दिख रहा है हमें, है ना? लेकिन यहाँ पर जो ये बना है चेतव्यम आदि, ये सारा का सारा हमारा विशेषण के रूप में बना है। तो जैसे हम कह रहे हैं तेन पुष्पम चेतव्यम, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था मेन वो क्या था कि यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराओ। हेलो भानु जी। सर यही हाँ हाँ कि हम कर्ता के हिसाब से वचन और पुरुष निर्धारित करते हैं इस कृदंत का, नहीं, इससे सुने शब्द सुने नहीं सुने सुने, बनता। कर्ता से नहीं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि विशेष्य पद से निर्धारित होता है उसका लिंग या जो वचन है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि अगर भाव में बन रहा है तो वो नपुंसक एक वचन में ही बनेगा नित्य हमेशा, ठीक है।
उसमें तो कोई डिफरेंट है ही नहीं। लेकिन जब वो कर्म में जा रहा है तो वहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बनने लगेंगे। तो वो दोनों कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ पर पुल्लिंग बनेगा कहाँ स्त्रीलिंग, तो उसका डिसीजन लेने के लिए बताया गया कि जैसा विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण होगा। तो जैसे यहाँ पर जैसे मैंने कहा तेन पुष्पे चेतव्ये, तो यहाँ जो पुष्पे आया ना तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो इसीलिए चेतव्ये भी आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बना उसको देखते हुए। तो ये किसको देख रहा तो है, कर्ता को नहीं देख कर्म रहा है को। बल्कि कर्म को हाँ देख हाँ। रहा है ना। तो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि ये कर्म में ही बना है ना। ठीक है। हम्म। लेकिन सर अभी आपने कहा कि हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक जो हम निर्धारित कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं विषयन को क्या विशेष्य को। विशेष्य को। हाँ तो हम तो वो निर्धारण इसके हिसाब से कर रहे हैं ना, धातु के हिसाब से। अच्छा, ये तब तक ही कर रहे हैं जब तक कृदंत पद हमें मिल जा रहा है। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद हम उसका लिंग और वचन कैसे निर्धारण कैसे बनेगा वो उसके हिसाब से होगा। सीधा सीधा ये समझिए कि अगर विशेष्य हमारा कृत प्रत्यय जो है वो भाव में अगर हो रहा है तो वहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता, नपुंसक वहाँ हाँ नपुंसक लिंग बनेगा और एक वचन में बनेगा, मतलब प्रथमा व्यक्ति एक ऑलवेज। वचन। हाँ तो उसमें हाँ, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब बचा हमारा भाव वो वाला कर्म। कर्म वाला। तो कर्म वाला जब बनेगा तो दो रूप बनेंगे, पुल्लिंग वाला भी और स्त्रीलिंग वाला भी। तो ये डिसीजन कैसे होगा कि कहाँ पुल्लिंग कहाँ स्त्रीलिंग, तो उसके लिए है कि हम कर्म देख लेंगे। कर्म अगर हमारा पुल्लिंग में है तो फिर हमारा जो ये क्या नाम है कृत प्रत्यय वाला बनेगा रूप वो हमारा पुल्लिंग बन जाएगा, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो वो हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है। हाँ, तो मतलब हम दोनों बनाएंगे, पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग भी। हाँ बट दोनों हम जब बनेंगे। वो वर्ड को यूज करेंगे लाइन एग्जैक्टली में, जी जी जी। लाइन पूरे हाँ लाइन को उस एग्जाम्पल को लेंगे, हाँ तब हमें पता चलेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हाँ जैसा भी, मतलब बनेगा दोनों, ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा, बनेगा दोनों है ना, दोनों बनाने हैं। लेकिन आप जब उसको भाषा में या वाक्यों में प्रयोग करोगे तो उस अनुसार उसका वचन विभक्ति आप लगा लेंगे उसमें। ठीक है ना। यस ओके सर। हाँ। अब जैसे यहाँ तेन पुष्पे चेतव्ये, इसी तरह दूसरा एक और एग्जांपल है तेन पुष्पानि चेतव्यानि। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, तेन पुष्पानि चेतव्यानि। तो जैसा उसका था पुष्पानि हमने प्रयोग किया पुष्पांजलि। वैसा ही उसको हम्म भी बना दिया चेतव्यानि, है ना। इसी तरह है हम्म मया पुष्पानि चेतव्यानि। तो देख लो पुष्पानि चेतव्यानि एज इट इज बन रहा है। मया लेखा पठितव्यः, अब यहाँ लेखा हो गया तो इसीलिए पठितव्यः हो गया। इसी तरह युष्माभिः लेखा पठितव्यः, तो लेखा को देख करके पठितव्यः बन रहा है। इसी तरह त्वया लेखाः पठितव्याः, अर्थात लेखा बहुवचन है इसीलिए पठितव्याः ये भी बहुवचन हो गया। इसी तरह हम्म सर्वैः पत्रे पठितव्ये, पत्रे था तो इसीलिए पठितव्ये बना। ठीक है। तो हमेशा ये आप जितने सारे मैंने उदाहरण आपको बताए उन सभी में केवल और केवल जो कर्म है उसको देख करके ये अपने रूप डिसाइड कर रहा है या बना रहा है। ठीक है ना। हाँ सर, बट जब ये वर्ड को हम एग्जाम्पल लाइन पूरे एक सेंटेंस वाक्य में प्रयोग नहीं करते, तब तक तो हम दोनों रूप बना के चलेंगे कर्म हाँ वाले। बिल्कुल 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 दोनों रूप आप बना सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। ओके। तो ये बन गया आपका। और अब यहाँ एक वो दिया हुआ है क्या नाम है शब्द रूप दिया हुआ है, मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, उसमें आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं बस शब्द रूप बता देता हूँ फिर हम आगे कल करेंगे। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है कर्म अर्थ में प्रत्यय होने पर सातों विभक्तियों के तीनों वचनों के रूप बनते हैं। तो जैसे चेतव्यः चेतव्यौ चेतव्याः, चेतव्यम चेतव्यौ चेतव्यान, चेतव्येन चेतव्याभ्याम चेतव्यैः, चेतव्याय ये राम की तरह चल रहे हैं, चेतव्याय चेतव्याभ्याम चेतव्येभ्यः, चेतव्यात् चेतव्याभ्याम चेतव्येभ्यः, चेतव्यस्य चेतव्योः चेतव्यानां, चेतव्ये चेतव्योः चेतव्येषु, हे चेतव्य हे चेतव्यो हे चेतव्या। तो देखिए आपने सारे बन गए ना, सप्तमी विभक्ति तक पूरा का पूरा सारा का सारा रूप चला। ठीक है। हम्म जी सर। तो ये है आपका, तो इसको एक बार और पढ़िएगा, मैं आपको भेजता हूँ सारा और देख लीजिएगा। ठीक है। फिर हम आगे इससे कल करेंगे, एक बार बैठ तो जाएगा उसके बाद मतलब तुरंत बनेगा जी। ये जो द्वितीय का है पार्ट, हम्म। 3 हमने किया, अभी 4 और करेंगे।
3 क्या किया मतलब? टोटल 7 होते हैं ना कृत्य के अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 हमने कर 3 लिए। किया और अभी हाँ, करेंगे। अभी 4 और करेंगे जी। तो वहाँ ओके। स्टार्ट हो गया है क्या फैकल्टी में? नहीं सर, अभी नहीं। कौन अभी नहीं। कौन पढ़ा रहा है इसको? मैम, कौन मैम? मोहिनी मैम। अच्छा, मोहिनी मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो फिर तो शायद कल स्टार्ट मोहिनी होगा। मैम महाभाष्य पढ़ा रही है। नहीं नहीं, कृदंत करवा रही है। ओके। चलिए, तो इसको पढ़िएगा और फिर हम कल इसको और इससे आगे करेंगे, ठीक है? फिर कल हम पढ़ेंगे वो वाला, मतलब परसों पढ़ेंगे इतिहास वाला, तो उसमें फिर हम देखेंगे, ठीक है? मोहिनी मैम करवा रही है महाभाष्य। और ये कौन पढ़ा रहा है फिर? पता ये नहीं सर, ये अभी तो क्लास लगाया ही नहीं गया है। ये मुझे लग तो रहा है वो समझ पढ़ा नहीं। रहे होंगे जहाँ तक। सत्यपाल सर पढ़ा रहे हैं शायद ये। अच्छा अच्छा, हाँ, 2 टीचर को मिलता है, तो सत्यपाल सर, नहीं तो उनको भी मिल सकता है एक और। तो चलिए, अच्छा है, तो पढ़िएगा, है ना? चलिए, ठीक है फिर।